करती हूँ। वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन, वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन जब हमने पढ़नी शुरू की थी, हुँ, तो हमने सीधे चैप्टर्स पढ़े थे। लेकिन जब मैं उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा कि वो इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के सुनाऊँ। तो मैं ये इंट्रोडक्शन पढ़ने वाली हूँ, जो डॉन एल्किन्स ने लिखा था। फ़रवरी 1963 की एक ठंडी साफ शाम थी। हेल प्राइस के रहने वाले कमरे में 15 लोग बैठे थे, हालाँकि अंधेरे में उनकी गिनती करना मुश्किल था। घर लुईविले, केंटकी के आसपास के छोटे शहरों में से एक में मध्यम वर्ग उपनगरीय सामान्य स्थिति में स्थित था। लेकिन अंधेरे कमरे में अंदर 15 लोग कुछ अजीब हरकतें कर रहे थे। यदि आप ध्यान से देखें तो बंद पर्दे के कपड़े से छनने वाली हल्की रोशनी यह प्रकट करने के लिए पर्याप्त थी कि वहां कुछ लोग अपने मुंह खोल रहे थे और बंद कर रहे थे, और कभी-कभी उनमें से एक तेजी से अपनी जीभ हिलाता था। अब पता नहीं कैसे हिलाता था, जिससे क्लिक की आवाज आती थी उसके मुंह से। ऐसे होगा। फिर वहां मौजूद लोगों में से एक ने अजीब बेहद मजबूर तरीके से बोलना शुरू किया, बड़ी दबी सी आवाज में, और आवाज बदल के, अनंत निर्माता के प्रेम और प्रकाश में अभिवादन, उन्होंने धुंधला कर दिया। एक दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या आप आसपास हैं? तो उसने तनावपूर्ण स्वर में कहा। पहले वक्ता ने सुझाव दिया कि यदि पूछने वाला बाहर आएगा तो वे उसे यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मतलब के क्राफ्ट दिखाएंगे। पहले सभी 15 लोग शिप के लिए बाहर गए। यहाँ पर उसे शिल्प कहा गया है, क्यों मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने एक स्पष्ट और तारों वाले आकाश के अलावा कुछ नहीं देखा। लोग वापस अंदर चले गए और अपने पूर्व आसन को फिर से बैठकर वही जो पहले कर रहे थे शुरू कर दिया। फिर से पूर्ण आवाज के साथ वक्ता ने सुझाव दिया कि यदि जिसने पूछा था कि यूएफओ कहाँ है, अगर वो बाहर आ जाएं तो उन्हें हम यूएफओ दिखा सकते हैं। तो प्रश्नकर्ता ने तुरंत समूह छोड़ दिया और बाहर निकल गया, तो उसे 20 सेकंड से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। फिर उसने एक नारंगी संतरी रंग का प्रकाश देखा जो आकाश को तब तक पार कर गया जब तक कि वह उसके सर पर नहीं आ गया। बहुत बड़ा था वो, एक शुक्र ग्रह जितना बड़ा होगा या उससे थोड़ा छोटा, लेकिन चंद्रमा से बड़ा। फिर इसने रंग बदल दिया और नारंगी से नीला हो गया और नीले से सफेद। यह कुछ सेकंड के लिए स्थिर रहा, जैसे कि मैंने कहा शुक्र से बड़ा और चंद्रमा से छोटा, और फिर गायब हो गया। मैं उन 15 लोगों में से एक था जो फरवरी 1963 में उस बैठक में थे। जो हमने लॉ ऑफ वन पढ़ी थी, उसकी चैनलिंग शायद 81 या 82 में हुई थी, राइट? तो ये तो उससे भी 20 साल पहले की बात कर रहा है। मैंने वह यूएफओ नहीं देखा। हालांकि इसे देखने वाले व्यक्ति से सावधानी पूर्वक पूछताछ करने से मुझे विश्वास हो गया कि घटना अज्ञात वस्तु के रूप में निश्चित वर्गीकरण की सीमा के भीतर थी। हालांकि मैंने दो अन्य यूएफओ देखे थे, देखे हैं, और उस समय से यूएफओ के साथ संपर्क के कई आरोपों का पीछा किया है। आरोपों का पीछा किया है। ओके, कई हाँ, आरोपों, सही कह रहा है। इस खंड का उद्देश्य मेरे द्वारा एकत्र किए गए कुछ डेटा को आपके सामने रखना है। 1962 में 62 में हैल प्राइस से मिला। वह एक डिजाइन इंजीनियर था और हाल ही में डेट्रॉइट से लुईविले में स्थानांतरित किया गया था। मिस्टर प्राइस ने मुझे बताया कि वह डेट्रॉइट में ऐसे लोगों के समूह में थे जिन्हें उड़न तश्तरी के पायलटों से नियमित तौर पर टेलीपैथिक संचार प्राप्त हुआ था, संदेश प्राप्त हुए थे। मैं उनके दावे के बारे में कुछ संशय में था जब तक कि मैंने डेट्रॉइट में प्राप्त कुछ संदेशों को खुद नहीं पढ़ा। सामग्री की सामान्य सामग्री वही थी जो मैं व्यक्तिगत रूप से 1952 से प्राप्त कर रहा था। ओ, और 10 साल पीछे, ओके, 1952।
मेरे अपने क्या उम्र होगी डॉन की? अच्छा। मेरे अपने टेलीपैथिक संपर्क ने मुझे सामान्य रूप से असाधारण घटनाओं की गहराई से जांच करने और विशेष रूप से सम्मोहन के तहत एक्स्ट्रा सेंसरी क्षमता का अध्ययन करने के लिए कई 100 प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया था। मैंने अपने शोध में जिस महत्वपूर्ण कारक की अनदेखी की थी, वह डेट्रॉइट समूह द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा था। टेलीपैथिक छापों को सीधे भाषा में परिवर्तित करना और फिर बोलना संभव था, जैसे कि टेलीपैथिक रेडियो रिसीवर के रूप में कार्य कर रहा हो। मैं तुरंत तकनीक के प्रशिक्षक के रूप में मिस्टर प्राइस का उपयोग करते हुए एक प्रयोग की योजना बनाई। मैंने तुरंत तकनीक के प्रशिक्षक के रूप में मिस्टर प्राइस का उपयोग करते हुए एक प्रयोग की योजना बनाई। मुझे प्रयोग के लिए स्वयं सेवकों को खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। वॉलंटियर्स। उस समय मैं लुईविले यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज स्पीड साइंटिफिक स्कूल में पढ़ा रहा था और मेरे पास एक अध्ययन समूह के लिए पर्याप्त से अधिक इच्छुक छात्र उपलब्ध उपलब्ध थे। 1 साल पूरा होने से पहले हमारे पास प्रयोग में करीब 100 लोग थे और 1 दर्जन से ज्यादा लोग बेहद वफादार सदस्य थे। ये विद्यार्थी समूह की प्रधानता का निर्माण किया। ये विद्यार्थी समूह की प्रधानता का निर्माण किया। हालांकि अन्य क्षेत्रों में 2 दर्जन स्वयंसेवक भी शामिल थे। आई होप कि आप लोगों को ये हिंदी समझ में आ रही है, कोई मुश्किल नहीं है। भाषा भी सही है और इसका ग्रामर भी बिल्कुल सही है और इसीलिए ये पढ़ने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इसे पढ़ के ही सुना दूं तो ज्यादा आसानी होगी, वक्त बचेगा। ऐसा हाँ, अगर कोई खुद पढ़ना चाहे तो टेलीग्राम पे आके हमसे पीडीएफ मांग सकते हैं। पीडीएफ हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ऐसा अपरंपरागत प्रयोग कैसे किया जाए, यह एक कठिन प्रश्न हो सकता है। अ, अपरंपरागत अपरंपरागत मीन्स कि जो शुरू से लोग नहीं करते आए, कुछ नया। अपरंपरागत परंपरा होती है जो शुरू से चली आ रही है। अपरंपरागत मतलब जो शुरू से नहीं चली आ रही है और नया नई शोध या नया अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास डेट्रॉइट समूह द्वारा हमें पिछले निर्देश दिए गए थे। यह डेटा निश्चित रूप से केवल उड़न तश्तरियों में एलियंस से होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन चूंकि हम उनसे बात करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हमने उनकी कथित सलाह लेने का फैसला किया कि ऐसा कैसे करें। डेट्रॉइट समूह द्वारा हमें दी गई जानकारी सरल थी। हमारे आज सॉरी मैं बताना भूल गई। पा आज ट्रैवल कर रहे हैं और वो जॉइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज वॉइसेस ऑफ कॉन्फिडेंस शुरू करने की सोची और एक चैप्टर लॉ ऑफ वन का रह गया है, वो हम कल पूरा करेंगे और उसके बाद ये इंट्रोडक्शन मैं आज पूरी कर दूं, अगर बहुत लंबी नहीं है तो। और उसके बाद हम लोग वॉइसेस ऑफ कॉन्फिडेंस शुरू से शुरू करेंगे। अगर लोगों का लिंक टूट चुका है शायद, मेरा तो टूट चुका है। मुझे तो याद भी नहीं कि पहले जो 3-4 सेशंस किए थे उसमें क्या था। सो आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया कि शुरू से शुरू करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करा करना कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो पा को बोलूँगी कि वो ट्रांसलेट करें। अगर समझ में आ रहा है, तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? ओके, लेट्स मूव अहेड। डेट्रॉइट समूह द्वारा हमें दी गई जानकारी सरल थी। हमारे निर्देश की थे एक समूह के रूप में चुपचाप अंधेरे में एक सीधी स्थिति में रीढ़ की हड्डी के साथ जितना संभव हो उतना लंबवत बैठना, इस तरह। और फिर कुछ भी नहीं सोचना। फिर कुछ भी नहीं सोचना मतलब कि एक तरह से ध्यान अवस्था में बैठना। ये बहुत ही सरल निर्देश थे। सीधे बैठो और कुछ भी मत सोचो। कई लोगों को शुरू में उनका पालन करना थोड़ा मुश्किल लगा, जैसे सभी लोगों को लगता है।
इसकी आदत को खोजने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ा। अगले 2 महीने के लिए हर हफ्ते 1 या 2 रातें हम अपनी आँखें बंद करके अंधेरे में बैठे रहे। कुछ भी नहीं सोच रहे थे, कुछ भी नहीं सोच रहे थे या जितना संभव हुआ हो उतना करीब नहीं था। हमने नतीजों का इंतज़ार किया, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला था। तब तक डेट्रॉइट समूह का एक सदस्य हमारे पास यात्रा के लिए नहीं आया। जब तक डेट्रॉइट समूह का एक सदस्य हमारे पास यात्रा के लिए नहीं आया, तब तक हम प्रयोग के बारे में कुछ कम महसूस कर रहे थे। वह हमारी बैठक में शामिल हुए और हमसे बात की। एक यूएफओ नॉट के कथित विचारों को टेलीपैथिक रूप से चैनल किया, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि यदि हम अपनी बैठकें जारी रखते हैं, तो हमें उनके विचार प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। हाँ, लॉ ऑफ वन के जितने सब ग्रुप्स बने हैं, सिटी और स्टेट वाइज, उनसे कहा गया था कि रेगुलर मिलें, लेकिन अब तक हम लोग सिर्फ कांटेक्ट मेडिटेशन के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अब लगता है कि कम से कम अब शहर दूसरे शहर में तो रेगुलर नहीं मिला जा सकता, लेकिन एक शहर में जितने भी लोग हैं, वीकली कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी हो गया है कि वो लोग हर हफ्ते मिलें और सिर्फ साइलेंट मेडिटेशन करें और कुछ ना करें। साइलेंट मेडिटेशन, ये अब समझ में आया कि बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए। अम, फिर वो आगे डॉन कहता है, हम इस प्रोत्साहन से प्रसन्न हुए और पहले की तरह अपनी बैठक जारी रखी। कुछ ही हफ्तों में इसके परिणाम सामने आने लगे। कुछ ही हफ्तों में एक असामान्य घटना, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं, समूह के लगभग हर सदस्य के साथ घटित होने लगी। जैसे ही हम अंधेरे कमरे में बैठे, आंखें बंद की, हमारे दिमाग को चलने दिया, हमने पाया, एक एक करके हमने पाया कि हमारे मुंह और जीभ की मांसपेशियों का व्यायाम किया जा रहा था। व्यायाम अक्सर अचानक होता है, लगभग दर्दनाक होता है, जिसमें मुंह जोर से खुला होता है, तो जीभ इतनी तेजी से फड़फड़ाती और हिलती है कि यह पॉपिंग और फड़फड़ाने लगती है। पॉपिंग, पॉ- पॉ- पता नहीं ऐसा कुछ होगा, फड़फड़ाने लगती। मुंह जोर से खुला, आ, पता नहीं कैसे करते होंगे। एनीवे, कोशिश कर रही थी प्रैक्टिस करने की। फिर वो आगे कहते हैं, यदि यह केवल एक व्यक्ति के साथ हुआ होता तो यह बहुत ही हास्यास्पद होता और वास्तव में कभी-कभी हंसना मुश्किल होता, क्योंकि हम सभी ये अजीब आवाजें निकालते हुए बैठे थे। लेकिन यह सबसे वफादार सदस्यों में से एक के अलावा सभी के साथ हुआ, समूह में। कंडीशनिंग अवधि ने बोलने की सफलता को रास्ता देना शुरू करने से कई सप्ताह पहले किया था। समूह के प्रति भागियों ने धीरे धीरे अपने मुंह से शब्दों का निर्माण करना शुरू कर दिया, न कि अस्पष्ट ध्वनियों और मूक आंदोलनों के बजाय, न कि अस्पष्ट ध्वनियों और मूक आंदोलनों के बजाय वे अनायास ही एक बार में एक ही शब्द बोलने लगे। यह प्रगति हमेशा शुरू में काफी धीमी थी, लेकिन समय के साथ अभ्यास पूरी परिपूर्ण होता दिख रहा था और चैनल अधिक से अधिक धारा प्रवाह, कम और कम नियंत्रित और झटकेदार हो जाएगा। यहाँ छपे संदेशों में आप कथित यूएफओ नॉट्स की विभिन्न प्रकार की चैनलिंग की अपनी व्याख्या पाएंगे। हमें जो डेटा मिला और जो परिणाम हम थे और जो हमें मिल रहे हैं, वे हमें डेटा मूल्यांकन की समस्या के खिलाफ लाते हैं।
मैंने मूल रूप से नियंत्रित सीमाओं के साथ प्रयोग की एक प्रणाली तैयार करने का इरादा किया था, ताकि वैज्ञानिक रूप से साक्ष्य प्रकृति की सामग्री का उत्पादन किया जा सके। लेकिन प्रयोग के पहले महीने के समाप्त होने से पहले मुझे यह महसूस करना शुरू हो गया था कि यह घटना खुद को कठोर नहीं करेगी। विश्ले विश्लेषण विश्लेषणात्मक नियंत्रण विश्लेषणात्मक नियंत्रण होगा। टेलीपैथिक संपर्क की मूल घटना पर भी पर्याप्त शोध नहीं किया जा सकता। अगर हम टेलीपैथी के ठोस सबूत दिखा पाते, तो यह साबित करना बहुत मुश्किल होता कि संपर्क कहां से आया। एक बात के बारे में हम निश्चित थे, हमारे पास प्रचुर मात्रा में डेटा होगा। मूल समूह में एक से एक को छोड़कर सभी ने कंडीशनिंग की एक ही सिंड्रोम को प्रकट किया था, और बाद में बोलना और कथित यूएफओ नॉट्स से उसके उनके संदेश एकत्र करना शुरू कर दिया था। यह सामग्री आश्चर्यजनक रूप से आत्मनिर्भर थी और सामग्री और शैली में प्राप्त संदेशों के साथ मेल खाती थी। पूरे महाद्वीप में स्थानों पर एक ही कथित स्रोत। दरअसल संदेशों का यह ढेर अब तक बढ़ता जा रहा है। मैं आपको इस पुस्तक में हमारी फाइलों में मौजूद सामग्री का केवल एक छोटा सा हिस्सा पेश कर रहा हूं। यह घोषित करने के लिए वैज्ञानिक सावधानी की अतिशयोक्ति लग रही थी कि कंडीशनिंग और बोलने वाले सिंड्रोम का प्रदर्शन करने वाले सभी लोग मानसिक विपथन के समान रूपों से पीड़ित थे। चूंकि मूल समूह का अध्ययन किया गया था, कई अन्य विकसित हुए हैं और प्रक्रिया हमेशा समान होती है। कभी-कभी हमारे शुरुआती अनुभव की तुलना में बहुत तेज होती है, लेकिन यह हमेशा एक ही सामान्य सिंड्रोम और प्रक्रिया होती है। हम गहन डेटा हासिल करने में आगे बढ़े हैं, जिसे हम आपके अपने मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करते हैं। मैंने कई घंटे बिताए हैं कि इस प्रयोग ने क्या बनाया है और इस सामग्री के भीतर से उत्तर खोजने के लिए कौन सा वैज्ञानिक या गैर वैज्ञानिक पक्ष कहे जा सकते हैं। और मैंने निष्कर्ष निकाला है कि प्राप्ति सामग्री की प्रकृति के कारण मूल्यांकन की कोई प्रणाली मौजूद नहीं है जिसका उपयोग डेटा के इस निकाय का न्याय करने के लिए किया जा सकता है। भविष्य में इसके लिए जो मूल्यांकन प्रणाली उभर सकती है, मेरा मानना है कि इस डेटा के भीतर ही इसकी सिद्धांत कुंजी होगी। मैं विज्ञान के एक नए कनाडाई दार्शनिक थॉमस, कनाडा का रहने वाला दार्शनिक थॉमस गॉज दार्शनिक थॉमस गॉज द्वारा अच्छी तरह से बताए गए एक विचार पर इस बल्कि अभिमानी और तार्किक रूप से संदिग्ध दावे का आधार बनाता हूं। गॉज नई वैज्ञानिक प्रगति के मूल्यांकन की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं, और वो लिखते हैं कि मोटे तौर पे मैं कहूंगा कि वैज्ञानिक प्रगति की एक आवश्यक शर्त यह है कि भत्ता एक वास्तव में नई अनुभव जन्य टिप्पणियों वास्तव में नई अनुभवजन्य टिप्पणियां, और दूसरा नई स्पष्टीकरण योजनाओं के लिए बनाया जाना चाहिए। गॉज आगे बताते हैं कि उन्हें लगता है कि यूएफओ घटना के बारे में वैज्ञानिक प्रतिष्ठान का दृष्टिकोण यह है कि यूएफओ या तो वैज्ञानिक डेटा नहीं है या फिर प्राकृतिक वस्तुओं की गलत व्याख्याएं हैं, और यह कि वह वैज्ञानिक प्रकृति की एक आवश्यक शर्त को अस्वीकार करने के लिए इस प्रकार के नियंत्र निर्णयनात्मक निर्णय निर्णय निर्णयात्मक दृष्टिकोण को पाता है। निर्णयात्मक यह तर्क देने के बाद कि मैं संभवतः वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक प्रयोग की व्यवस्था नहीं कर सकता,
और यह जानते हुए कि मेरे पास नए स्पष्टीकरण योजना तैयार करने की क्षमता नहीं है, जिसे गॉज नई जानकारी के मूल्यांकन के लिए आवश्यक मानते हैं। मेरे पास या तो व्यर्थता की भावना से उभरने का विकल्प था, या जितना संभव हो सके डेटा एकत्रीकरण के साथ आगे बढ़ना। ये कितना लंबा है परिचय? काफी लंबा है। अरे बाप रे! अरे बाप रे! अच्छा, अब मैं कौन से पन्ने पे थी, मैं तो वो ही भूल गई। अम, हाँ, अच्छा, ठीक है, जब तक देखते हैं, हो पाता है करते हैं। उम, यह तर्क देने के बाद कि मैं संभवतः वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक प्रयोग की व्यवस्था नहीं कर सकता, और यह जानते हुए कि मेरे पास नई स्पष्टीकरण योजना तैयार करने की क्षमता नहीं है, जिससे जिसे गॉज नई जानकारी के मूल्यांकन के लिए आवश्यक मानते हैं। मेरे पास या तो व्यर्थता की भावना से उभरने का विकल्प था, या जितना संभव हो सका डेटा एकत्रीकरण के साथ आगे बढ़ना। मैंने पहले पढ़ चुकी थी, ओके, कोई बात नहीं। इस डेटा का एक बड़ा हिस्सा अब जमा हो गया है, और मुझे इस बिंदु पर लगता है कि मैं यूएफओ पर एक स्थिति ले सकता हूँ। यूएफओ की जांच के लिए उनके 1 साल, आधा मिलियन डॉलर के शोध कार्यक्रम के पूरा होने के बाद कॉन्डोन समिति कॉन्डोन समिति के सारांश के बयान के साथ सीधे असहमति के रूप में स्थिति को शायद सबसे अच्छा बताया गया है। डॉक्टर, देखती हूँ क्या लिखा है। डॉक्टर क्यों लिखा था वहां? मेक्सिको तो हम पहुंचे नहीं अभी तक। ओके, नेवर माइंड। डॉक्टर कॉन्डोन ने लिखा, अच्छा इसलिए। डॉक्टर कॉन्डोन ने लिखा, हमारा सामान्य निष्कर्ष यह है कि पिछले 21 वर्षों में यूएफओ के अध्ययन से ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिसने वैज्ञानिक ज्ञान को जोड़ा हो। कि जैसा कि आप मेरे कहने से पहले अनुमान लगा सकते हैं, मेरी स्थिति यह है कि ऐसी सामग्री प्राप्त करने की बहुत कम संभावना है जो वैज्ञानिक ज्ञान को जोड़ सके, जैसा कि अब हम जानते हैं। एकमात्र प्रकार की गतिविधि जिसे मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं, एक दृश्य यूएफओ द्वारा आदेश पर कुछ पैंतरेबाजी, एक निर्दिष्ट शारीरिक संपर्क, या एक विदेशी व्यक्ति से वास्तविक मुलाकात होगी। हालांकि इस तरह की घटनाओं की सूचना दी गई है, फिर भी इस घटना को अपनी इच्छा से पुनः प्रस्तुत करने का कोई तरीका नहीं है। यूएफओ हमेशा के लिए मायावी है। इस मायावी गुण ध्यान देने यह मायावी गुण ध्यान देने योग्य है। शुरू से ही अस्पष्ट विवरणों और तांत्रिक रहस्यों से यूएफओ देखे जाने और संपर्क अत्यधिक रंगीन रहे हैं। रहस्य का यह कफन यूएफओ नॉट्स द्वारा बहुत अधिक अभिप्रेत हो सकता है। वास्तव में घटना का एक अभिन्न अंग हो सकता है। इन संदेशों में हमें रहस्य के इस कफन को बनाने के लिए यूएफओ नॉट्स के इरादों के कई संदर्भ मिलते हैं। शायद टेलीपैथी सिंड्रोम की गैर साक्षण साक्ष्य गुणवत्ता उन चाबियों में से एक है जो अंततः विज्ञान की एक नई समस्या की व्याख्या योजना को खोल देगी। किसी भी दर पर इस तरह की सोच न हमें और अधिक डेटा एकत्र करने के लिए प्रेरित किया। किसी भी दर पर इस तरह की सोच ने हमें और अधिक डेटा एकत्र करने के लिए प्रेरित किया, जब तक कि हम पूरी तरह से जागरूक हो गए थे कि वर्तमान वैज्ञानिक अर्थों में सबूत हासिल करने की कोई उम्मीद नहीं थी।
यूएफओ के साथ टेलीपैथिक संपर्क की रिपोर्ट 1952 की शुरुआत में जॉर्ज एडम्सकी के द्वारा किए गए संपर्क के साथ आने लगी थी। शुरुआत अर्धशतक में एडम्सकी एक प्रमुख मानव विज्ञानी जॉर्ज हंट विलियमसन से जुड़ गए, जिन्होंने टेलीपैथी और रेडियो टेलीग्राफी दोनों का उपयोग करते हुए यूएफओ नॉट्स के साथ प्रारंभिक संपर्क का भी दावा किया। जॉर्ज वॉन जॉर्ज वान टेसल ने इस समय यूएफओ में रहने वालों के साथ टेलीपैथिक संपर्क का दावा किया और अपने प्रकाशित दावों के जवाब में इतनी दिलचस्पी रखने वाली भीड़ को आकर्षित किया कि एक स्पेस सम्मेलन, जिसे उन्होंने अपने रेगिस्तानी हवाई अड्डे पर आयोजित किया था, एक राष्ट्रीय में एक लेख का विषय था। पत्रिका मेजर वेन अहो ने इनमें से एक सम्मेलन में भी भाग लिया। पत्रिका हैज लेक्चर्ड ऑन द यूएफओ फिनोमेना। अच्छा, तो बेसिकली ये कि मेजर वैन अहो ने इनमें से एक सम्मेलन में भी भाग लिया टेलीपैथिक संचार सहित यूएफओ संपर्क की रिपोर्ट करने के लिए। पत्रिका पता नहीं क्यों लिखा है, जरूरत नहीं थी वहां पर। टेलीपैथिक संचार सहित यूएफओ की रिपोर्ट करने के लिए मेजर अहो ने उस समय से यूएफओ घटना पर लगातार व्याख्यान दिया है। डेनियल डैनियल फ्राई ने दावा किया है कि उन्हें व्हाइट सैंड्स, न्यू मेक्सिको में एक यूएफओ में ले जाया गया था और कई अन्य व्यक्तियों ने इसी तरह के संपर्क के दावे किए। इसलिए जब मैंने गंभीरता से घटना की जांच शुरू की, तो दो चीजें बहुत स्पष्ट हुई। एक, कि यूएफओ संपर्क कथित रूप से संभव था, और दो, कि वैज्ञानिक प्रतिष्ठान सामान्य रूप से इन संपर्क के रिपोर्टों के शीर्षकों के तहत समूहीकृत किया गया संदिग्ध पागलपन, धोखाधड़ी या पंथवादी समूहों की सामग्री। मतलब के जो विज्ञान वैज्ञानिक हैं यूएसए के, वो लोग आम तौर पे अगर इस तरह की कोई बातें होती हैं या कोई कहता है कि हमने यूएफओ के साथ कांटेक्ट किया, ये किया, वो किया, तो उन्हें पागल करार दे देते हैं या धोखाधड़ी और फ्रॉड बोल देते हैं या ये बोल देते हैं कि ये बेवकूफ बना रहा है या ये पागल हो गया है, और ये सब सच नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वो लोग ये चीजें पब्लिक से छुपाना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि इस बारे में कोई भी अगर कुछ कहे तो वो छपे, सच छपे। यह देखना मुश्किल नहीं था कि वैज्ञानिक समुदाय अभी सभी यूएफओ संपर्कों की पंथवादी दावों के तहत एक गांठ में वर्गीकृत करने के लिए क्यों ललचाएगा, क्योंकि अधिकांश संदेशों के आध्यात्मिक या धार्मिक अभिनिवास्य के कारण जो कथित रूप से अलौकिक स्रोतों से प्राप्त हुए थे। मतलब बहुत आसान था समझना। बेसिकली वो ये कह रहा है कि इस तरह के ये वैज्ञानिक जो थे, वो कोई भी अगर इस तरह का दावा करता था कि हमने देखा है, तो उन्हें पीछे रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सारी बातें जो हैं ये आध्यात्मिक या धार्मिक तौर के ऊपर एक संदेशा शायद भिजवाएंगे, या उन्हें मिल रहा है आध्यात्मिक संदेशे मिल रहे हैं बाहर से, और बाहर से देखने में ये चीजें ऐसे लगती थी कि ये बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे गढ़ी हुई कहानियां हैं,
या झूठ हैं या कोई धार्मिक लोगों ने मतलब इस तरह की कहानियां गढ़ी हैं या वो बोलेंगे कि हाँ हमारा मसीहा आ गया या कोई मसीहा आने वाला है, हमारे भगवान ने हमें ये संदेशा भेजा है वगैरह वगैरह इस तरह की। तो ये बातों को गलत रूप दिया जा सकता था। तो अम, सतह पर इस तरह के संपर्क अत्यधिक कल्पनाशील विज्ञान तथा कथा कहानियों की तरह लग रहे थे या अपने नए मसीहा के लिए कट्टर पंथवादी समूहों की रचना की तरह लग रहे थे, देखने में या सुनने में थे नहीं। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने जिस चीज को नजरअंदाज करना चुना वह था संपर्क के दावे के एक दूसरे से कई दावों की स्वतंत्रता और संदेशों की सामग्री में अत्यधिक स्थिरता। मतलब बहुत जगह पर बहुत सारे लोगों को एक से अनुभव हो रहे थे। इस चीज को उन वैज्ञानिकों ने नजरअंदाज क्यों किया? और उन लोगों को जो संदेशे आ रहे थे वो भी एक से थे। यह स्वतंत्रता मेरे अपने समूह में एक तथ्य थी। प्रतिभागियों को यह नहीं पता था कि उन्होंने कब शुरू किया, कि उनका लक्ष्य क्या था और या उन्हें उनके साथ क्या होने की उम्मीद करनी चाहिए। अंततः उन्होंने जो संदेश दिए वे अन्य कथित यूएफओ संदेशों की सामग्री के अनुरूप थे। 1963, 64, 65 में मैंने यूएफओ नॉट्स के साथ टेलीपैथिक संपर्क का दावा करने वाले कई समूहों का दौरा किया। मैं ओहायो, फ्लोरिडा, मिशिगन, पेनिसिल्वेनिया, इलिनॉइस, इलिनॉइस, कैलिफोर्निया के समूहों से मिला। उस समय से मुझे अन्य समूहों का दौरा करने में कोई मदद नहीं मिली है। लेकिन मैंने देश भर में इंग्लैंड, कनाडा और दुनिया में अन्य जगहों पर कार्यरत समूहों की बढ़ती संख्या के बारे में सुना है। और स्वैच्छिक संपर्कों की बढ़ती संख्या के अलावा अनैच्छिक संपर्क की कई ईमानदारी से बताई गई कहानियां मिल सकती हैं, जो कभी-कभी अप्रस्तुत व्यक्ति के लिए भाग्यवत होती हैं। इसका एक उदाहरण जिसे काफी अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, हबर्ट शिमर की कहानी है। मिडवेस्ट के एक राजमार्ग गश्ती दल शिमिर ने नियमित गश्त के दौरान एक उड़न तश्तरी को देखे जाने की सूचना दी। कॉन्डोन कमिटी के ने इसके बारे में सुना और उसे आयु प्रतिगमन सम्मोहन के माध्यम से रखा। एक चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत, लेट मी सी दैट, sometimes frightening to the unprepared individual. Okay. Um, Condon Committee, traumatic experiences, medically approved. Condon Committee heard of this and put him through an age regression hypnosis. Oh my God. शिमर की बात कर रहा है वो, शिमर। उदाहरण, हर्बर्ट शिमर की कहानी है मिडवेस्ट के एक राज। अच्छा, तो हर्बर्ट शिमर जो थे वो हाईवे के ऊपर एक पुलिसमैन थे जो वॉचमैन की तरह वहां ऊपर नीचे जैसे गाड़ी में आते जाते हैं नजर रखने के लिए। तो उन्होंने रात को एक वो उड़न तश्तरी देखी और जब उन्होंने बताया तो कॉन्डोन कमिटी जो थी उन्होंने इस बारे में जब सुना तो उन्हें वो पिछले जन्म का जो हिप्नोसिस करते हैं ना, अम, बेहोशी करते हैं, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? हिप्नोसिस को यहाँ क्या, आयु प्रतिगमन सम्मोहन के माध्यम में रखा, मतलब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे होती है वैसे एज रिग्रेशन होती है या हीलिंग हिप्नोसिस होती है। तो बेहोशी के आलम में कुदरत फिल्म में जो दिखाया है ना वो, उसमें ले गए मेडिकली अप्रूव्ड थेरेपी फॉर इंड्यूसिंग रिमेम्बरेंस, ताकि वो आ, वैज्ञानिक तौर पर और एक चिकित्सा के रूप में एक चिकित्सक के नजर के नीचे उसने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, वो उस तरह से बताए। दर्दनाक अनुभवों की याद को प्रेरित करने के लिए चिकित्सा होती है ये। सम्मोहन के तहत शिमर ने एक उड़ान तश्तरी की यह साधारण दृष्टि के बजाय
स्वयं यूएफओ नॉट्स के साथ संपर्क का वर्णन किया। ओ, तो उसने ना सिर्फ ये बताया शिमर ने कि उसने उड़न तश्तरी देखी, उसने ये भी बताया कि उसने उन यूएफओ नॉट्स के साथ जो उसकी बातचीत हुई या संपर्क हुआ, उसमें क्या-क्या बातें हुई। शिमर की स्मृति के बार-बार परीक्षण ने केवल यह साबित किया कि शिमर बहुत ईमानदारी से मानते थे कि अलौकिक लोगों के साथ उनके संपर्क की कहानी सच थी। कॉन्डोन कमिटी के लोग यूएफओ नॉट्स के बारे में जो कुछ भी याद करते थे, उन पर उनके विश्वास को हिला नहीं सके। उस पर उनके विश्वास को हिला नहीं सके। सो वो जब कहना चाहता था शिमर ने जो कुछ भी कहा तो कॉन्डोन कमिटी ने उसे कहने की कोशिश की, भाई तुम अ, मतलब तुमने सपना देखा है या तुम मतलब क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हारा वो ख्याल आया होगा या कोई ट्रांस में चले हो गए होगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब बकवास है। लेकिन वो किसी भी तरीके से शिमर का भरोसा और उसका विश्वास इस अम, अनुभव पर और यूएफओ नॉट्स पर हिला नहीं सके। गॉड्स एंड डेविल्स फ्रॉम आउटर स्पेस नामक पुस्तक में हर्ब शिमर की कहानी को पूरी तरह से बताया गया है। गॉड्स एंड डेविल्स नाम की एक किताब है जो हर्बर्ट शिमर ने लिखी है। हर्ब शिमर लिखा है, हर्ब शिमर ने लिखी है। उसके अंदर उसने इस बारे में पूरी तरह से बताया है। और जांच करने वाले पत्रकारों में से एक जो इस क्षेत्र में अच्छी तरह से वाकिफ लग रहा था, उसने यूएफओ संपर्कताओं के बारे में सामान्य टिप्पणियों की एक सूची की पेशकश की। उनके बिंदुओं में से यह एक था कि जिस तरह से संपर्कता कथित तौर पर यूएफओ नॉट्स से अपने संदेश प्राप्त करता है। अमंग दिस पॉइंट्स फॉर द वन कंसर्न विद द, तो वो कहता है कि उसे यूएफओ नॉट से कैसे संदेश मिलते हैं, क्या मिलते हैं, जबकि उनका साक्षात्कार या पूछताछ की जा रही है। संपर्ककर्ता अक्सर कमरे में एक और आवाज या उपस्थिति सुन रहा है। अक्सर उनकी बातचीत में कुछ विराम होते हैं जो 45 सेकंड से 1 मिनट तक चलते हैं। इस विराम के बाद एक प्रश्न का उत्तर बड़ी स्पष्टता के साथ दिया जाता है। साक्षात्कार सत्र में जिसमें संपर्ककर्ता को सम्मोहित रूप से संपर्क के समय तक वापस ले लिया गया है, वह सामान्य कृत्रिम निद्रावस्था वाली आवाज ट्रांस पैटर्न में अनुभव के अपने मनोरंजन की शुरुआत करता है। तो वो कहता है कि जब इंटरव्यू हो रहा है या सवाल किया जा रहा है, तो जिसके साथ उन लोगों ने कांटेक्ट किया है, बातचीत की है, उसे ऐसा लगता है कि वो एक आवाज सुन रहा है और कमरे के अंदर कोई आवाज आ रही है। बात करते करते बीच में 45 सेकंड से 1 मिनट का पॉज, रुकावट होती है। उसके बाद आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मिलता है आपको। ये कहते हुए उसने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि जब उसे उस हिप्नोटाइज किया गया था, हिप्नोटिक अवस्था में जब वो था, कांटेक्ट के तौर मतलब कि वो ध्यान लगाए बैठा था और ट्रांस में चला गया था, बिल्कुल बेहोशी की हालत में मेडिटेशन में चला गया था। ध्यान लगाते वक्त वो बिल्कुल इतना ध्यान में अंदर चला गया कि वो ट्रांस में चला गया। तो तब उन लोगों का बात करने का एक तरीका होता है, और उसकी अपनी आवाज और उसका तरीका बदल जाता है और उस तरह से होता है जैसे वो लोग बात करते हैं, या वो लोगों ने उससे कहने के लिए कहा है। अ, फिर वो कहता है कि अच्छा, मुझे ये समझ में आया या याद आया, मुझे ध्यान में आया कि ये जो जिसके साथ कांटेक्ट हुआ है, उसका जो
हाव-भाव या उसका जो तौर-तरीका है, जब वो बात कर रहा है या कहता है कि वो यूएफओनॉट्स से बात कर रहा है, वो उस तरह से है, जिस तरह से वो टेलीपैथिक रिसीवर्स जो थे, जो बोलते थे कि हमने दिमाग ध्यान के अंदर बैठ के दिमागी बातचीत की है, बिना मुँह हिलाए जो टेलीपैथिक बातचीत होती है, वो लोगों का जब मैंने इंटरव्यू लिया था, वो लोग भी यही कह रहे थे और ये भी यही कह रहा है। अ, मैंने कथित यूएफओ नॉट्स के लिए एक संदेश वाहक के रूप में बोलते हुए संपर्ककर्ता के तरीके से के इस विवरण को उन सभी टेलीपैथिक रिसीवर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली बोलने की शैली के समान माना जिनकी मैंने जांच की थी। मैं यहाँ तक पढ़ती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में करूंगी। इस टेलीपैथिक संपर्क का का एक और अत्यंत उपयुक्त विवरण जॉन फुलर की पुस्तक इंटर इंटरप्रेटेड जर्नी इंटरप्रेटेड जर्नी में मिलता है। इंटरप्रेटेड जर्नी इस खंड में बेट्टी और बार्नी हिल की फाइल से सीधे लिखित और उद्धृत सामग्री का एक बड़ा सौदा शामिल है। वे चिंता की समस्या के साथ एक मनोचिकित्सक के पास गए थे। डॉक्टर ने उन दोनों पर आयु प्रतिगमन सम्मोहन किया था और क्षेत्र के लोगों के साथ एक कथित संपर्क का खुलासा किया था। यह किताब एक बेहतरीन है। आइए देखें कि बानी हिल इस खंड में अंतरिक्ष व्यक्ति के साथ अपने संपर्क का विवरण कैसे करता है। तो एक बार्नी हिल नाम के व्यक्ति के बारे में वो बताते हैं कि उसने जॉन फुलर की जो किताब है इंटरप्रेटेड जर्नी, उसके अंदर उसने बेटी एंड बार्नी हिल की जो फाइल थी उसके बारे में बताया हुआ है कि वो लोग थोड़े परेशान से होने लग गए थे और तो वो एक दिमाग के चिकित्सक के पास गए और डॉक्टर ने उन्हें ट्रांस में, सम्मोहन में, हिप्नोसिस में डाला और उसके वहां से उनसे पता करवाया कि उन लोगों को जो अनुभव हो रहे थे वो दरअसल बाहर के लोगों के साथ उनका कांटेक्ट हो रहा था, उनकी बातचीत हो रही थी। ये किताब वो कहता है कि बहुत ही बढ़िया है, पढ़ने लायक है और वो कहता है कि उसने एक छोटा-सा वो एक्सर्प्ट दिया हुआ है कि बार्नी हिल की जो बातचीत है उसके बारे में इसमें क्या लिखा। तो डॉक्टर कहता है कि क्या उन लोगों ने तुमसे बात की? तो बार्नी कहता है हाँ, सिर्फ एक ने बात की और मुझे लगता है कि वो उनका लीडर था, मतलब उनका अ, लीडर था। कौन था हिंदी में? नेता था, सॉरी। डॉक्टर कहता है जिसने तुम्हें जो लगता है कि जो नेता था, क्या वो एक अंतरिक्ष वाहन में था या अंतरिक्ष यान में? तो वो कहता है हाँ, बार्नी कहता है हाँ। तो डॉक्टर कहता है उन्हें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? तो बार्नी कहता है वो शब्द से नहीं बोलते। मुझे बताया गया था कि उनके विचारों से मुझे क्या करना है। मेरे विचारों को समझाना और मैं उसे सुन सकता था। वो कहता है कि वो शब्दों से बात नहीं करते, वो मेरे ख़याल से बात करते थे और मैं उनके ख़यालों को सुन सकता था और मैं समझा नहीं पहले कि मैं उसे नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे पहले ये समझ में नहीं आया कि मैं उसे समझ रहा हूँ। अ, और मुझे ये बताया गया कि तुम्हें अम, तुम्हें कोई तकलीफ़ देने हम नहीं आए हैं, तो नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा क्या क्या यह किसी तरह की मानसिक टेलीपैथी थी? तो बार्नी कहता है मुझे मैं इस शब्द से परिचित नहीं हूँ। तो डॉक्टर कहता है मानसिक टेलीपैथी किसी और के विचारों को समझने में सक्षम होना या आपके विचारों को किसी और द्वारा समझा जाना, उसे कहते हैं। तो बार्नी कहता है मैं उनके विचारों को समझ सकता था, मतलब बाद में समझने लगा। मैं यहाँ पर रोकती हूँ और यहाँ से बाद में शुरू करूँगी। अ, शायद कल हो या ना हो, कल हो ना हो।
तो कल अगर पहुंच गए हैं हिमाचल जहां भी वो जा रहे थे, अगर वहां पहुंच चुके हैं तो कल हम लॉ ऑफ वन का लास्ट चैप्टर करेंगे और उसके बाद फिर हम दोबारा इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर मौका मिला तो हो सकता है कि मैं बाकी का इंट्रोडक्शन कल दोपहर में रिकॉर्ड कर लूं और अपलोड कर दूं। थैंक यू सो मच। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड ये काफी इंट्रोडक्शन ही काफी इंटरेस्टिंग है। uh, ये पहले पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत जल्द इसे खत्म करेंगे। गुड नाइट।